फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का इंट्रोडक्शन। आज का वीडियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2022 29 जुलाई 2022 को लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई सेक्टर से संबंधित अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं और इनको अपडेट किया है। इनकी पहली गाइडलाइंस जो पहले इन्होंने इशू की थी वो 2017 की थी। इनको अब 29 जुलाई 2022 तक अपडेट कर दिया गया है। बिकॉज ऑफ दैट देर इज ए नीड टू टेल यू what are the new guidelines of RBI for lending to MSME sector। तो मेरा आज का वीडियो ये उसी पर आधारित है। फ्रेंड्स, आई एम SP सिंह, रिटायर्ड DGM पंजाब नेशनल बैंक, Banks Executive Trainer, a banking and financial consultant, and a motivational speaker। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये मास्टर डायरेक्शन है जो 24 जुलाई 2017 को RBI ने इशू की थी फॉर लेंडिंग टू MSME सेक्टर, और अब इनको अपडेट किया गया है ऑन जुलाई 29, 2022। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों का समावेश किया गया है। पहला, प्रोविजंस ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, उसके कंसिडरेशन हैं। इसके अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स जो MSME एज पर प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन MSMEs बैंक्स आर एडवाइज टू अचीव, यानी इस टास्क फोर्स के अनुसार कौन सा टारगेट रखा गया है जो उन्हें बैंक्स को अचीव करना है। हमें और आपको ये टारगेट अचीव करने हैं। ये आपके जो 7.5% का टारगेट है हमारा अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, उसके अतिरिक्त है। और इसमें क्या है, हमको YOY यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% ग्रोथ इन क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में अचीव करना है। यहाँ मीडियम इंटरप्राइजेज शामिल नहीं है। 20% YOY ग्रोथ इन क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज और 10% एनुअल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ माइक्रो इंटरप्राइज अकाउंट्स। ये दूसरा टारगेट है। माइक्रो इंटरप्राइज अकाउंट्स के नंबर में 10% का एनुअल ग्रोथ होना चाहिए, ये टारगेट भी अचीव करना है। और तीसरा, 60% ऑफ योर टोटल लेंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर मस्ट गो टू माइक्रो इंटरप्राइजेस। नाउ 60% विल बी कैलकुलेटेड based on the figures of the previous year। अब टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस एज पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस ऑफ RBI इज 7.5% ऑफ ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ये माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट है। इन दोनों में विच एवर इज हायर। और नीचे डेफिनेशन आप लोगों को मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आपको ये मालूम होगा, क्योंकि आज जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है, इसको हम दो क्राइटेरिया पर बेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एक क्राइटेरिया है जो मैंने फर्स्ट कॉलम में आपको शो किया है, और एनुअल टर्नओवर सेकंड कॉलम में शो किया है, ये दूसरा क्राइटेरिया है। तो पहली जो कैटेगरी है माइक्रो, इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। तो क्वालिफाई करेगा इंटरप्राइज टू बी ए माइक्रो इंटरप्राइज। दूसरी कैटेगरी स्मॉल, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज अबव 1 up to 10 crore but not exceeding 10 crore and turnover above 5 crore but not exceeding 50 crore, so enterprise will qualify to be classified as a small enterprise. And the third one is medium, where the investment in plant and machinery or equipment
is above 10 crore but does not exceed rupees 50 crore. Annual turnover is above 50 crore but does not exceed rupees 250 crore. This enterprise will qualify to be classified as मीडियम इंटरप्राइज. तो ये हम लोग, क्योंकि अब ये कई साल से यही डेफिनेशन लागू है, तो ये अब हमारी जानकारी में है और हम इसे डील भी कर रहे हैं. अब आता है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इसको ध्यान से ज़रा सुनने की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति जब ब्रांच में आता है और वो कहता है साहब मेरा तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो पुराना नाम है एमएसएमई का, एसएसआई हम लोग कहते थे, तो अभी भी वो बहुत से लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है. तो वो आता है जी मेरी यूनिट माइक्रो है या स्मॉल है, या वो कहता है एसएसआई कैटेगरी में है. तो आप कहते हैं हम कैसे मान लें? तो इसको समस्या का समाधान कर दिया गवर्नमेंट ने. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके सामने बना के दे दिया है और यहाँ इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं. यानी ऑल एमएसएमई यूनिट्स हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. इसमें रिटेल एंड होलसेल ट्रेड भी शामिल किया है इन्होंने फॉर ए लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन. दे आर ऑल्सो अलाउड टू बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल. ये कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन. अब होता क्या है कि इंटरप्राइज ने शुरू किया तो वो माइक्रो इंटरप्राइज था, यानी इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, टर्नओवर एनुअल बेसिस पर वाज नॉट एक्सीडिंग ₹5 करोड़. बट ड्यूरिंग द पीरियड इंटरप्राइज ने ग्रो किया और ग्रो करने से उन्होंने एक्सपेंशन भी कर लिया. ये पहले एक मशीन थी, एक मशीन और लगा दी, तो इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्रॉस हो गई. टर्नओवर मान लीजिए 5 करोड़ से अधिक नहीं हुआ, टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, एक क्राइटेरिया में लिमिट क्रॉस कर गया इंटरप्राइज. या ऐसा भी एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उसने दोनों क्राइटेरिया में लिमिट क्रॉस कर लियो. तो जैसे ही या तो ये एक या दोनों क्राइटेरिया में लिमिट क्रॉस करेगा, इसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा और 1 कैटेगरी हायर इसको हम क्लासिफाई करेंगे. अगर माइक्रो इंटरप्राइज था तो स्मॉल कैटेगरी में मूव कर जाएगा, और स्मॉल इंटरप्राइज था कोई एक या दोनों लिमिट क्रॉस कर ली, दोनों क्राइटेरिया क्रॉस किए तो मीडियम इंटरप्राइज में चला जाएगा. और यदि मीडियम इंटरप्राइज था और उसने एक या दोनों लिमिट क्रॉस कर ली तो ये इस कैटेगरी एमएसएमई की कैटेगरी से ही बाहर हो जाएगा. तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बिजनेस ग्रो करते हैं और ये क्लासिफिकेशन बीच में चेंज हो सकते हैं. अब ये तो अपवर्ड क्लासिफिकेशन था कि हमने उसको अपवर्ड मूव करना है, लेकिन जब डाउनवर्ड की बात, लोअर कैटेगरी में जाने की बात आएगी, तो ये जो स्लाइड है ये आपको ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए. बट नो इंटरप्राइज शैल बी प्लेस्ड इन द लोअर कैटेगरी unless it goes below the ceiling limits specified for its present category in both the criteria. यानी दोनों में अगर इसको लोअर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी हमारी प्रेस्क्राइब लिमिट से कम हो जाती है और एनुअल टर्नओवर की लिमिट भी प्रेस्क्राइब लिमिट से कम हो जाती है, तभी हम इसको लोअर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं. इसके पहली स्लाइड में आपने देखा लिमिट जब अपवर्ड मूवमेंट में क्रॉस करती है, यानी उसको अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो किसी एक क्राइटेरिया को क्रॉस करने में ही उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है. बट लोअर कैटेगरी में जाने के लिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, उसका लिमिट दोनों क्राइटेरिया में नीचे आ जाना चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए हमारा स्मॉल इंटरप्राइज कैटेगरी में कोई यूनिट क्लासिफाई कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना, नॉट एक्सीडिंग ₹10 करोड़. यहाँ पर वो घट के रह गया मान लीजिए 1 करोड़.
ये एग्जाम्पल थोड़ा फिट नहीं बैठ रही है, मीडियम से स्मॉल में लेके चलें। मेरा पहले था मीडियम, 50 करोड़ था इन्वेस्टमेंट की लिमिट, और लिमिट घट के रह गई 40 करोड़। ये लोअर कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं होगा जब तक टर्नओवर की लिमिट भी नीचे ना आए। टर्नओवर था 250 करोड़, ये घट के रह गया 200 करोड़, तो इसका क्लासिफिकेशन लोअर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हमारी तीनों कैटेगरी में लागू हो जाएंगे। मीडियम से स्मॉल में आ सकता है लोअर कैटेगरी, स्मॉल की कैटेगरी माइक्रो में आ सकती है, लेकिन दोनों क्राइटेरिया में आपकी लिमिट उसके लोअर लिमिट में आ जानी चाहिए, तभी ये क्लासिफिकेशन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं कंपोजिट क्राइटेरिया हमारा फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन पर्पसेस, ये कंटिन्यू करता है। कौन सी यूनिट्स के लिए? ये स्लाइड है उन यूनिट्स के लिए जिनमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके पास है, जिसको हम बोलते हैं GSTIN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये लिस्टेड अगेंस्ट दी सेम पेन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर में हमारी ऐसी कई यूनिट एक ही पेन पर रजिस्टर्ड हैं, तब हम उसको कैसे क्लासिफाई करें? पेन इज 1, नंबर ऑफ यूनिट्स आर से 3, तब हम उनका कलेक्टिव क्राइटेरिया लगाते हैं, यानी तीनों का एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कैलकुलेट करेंगे, तीनों का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर इकट्ठा कलेक्टिवली ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, और उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन डिसाइड होगा। एग्जाम्पल की मदद से लेते हैं, पेन इज 1 और 3 यूनिट रजिस्टर्ड हैं। एक यूनिट में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख, दूसरी यूनिट में 40 लाख, तीसरी यूनिट में 40 लाख, तो टोटल हो गया 120 लैक्स। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए मेरा क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 1 करोड़। अब ये हो गया 1 करोड़ 20 लैक्स, लिमिट क्रॉस हो गई, तो ये आपकी इकट्ठी ट्रीट की जाएंगी और ये माइक्रो में क्लासिफाई नहीं करेंगी। अदरवाइज तीनों यूनिट सेपरेटली माइक्रो में क्लासिफाई कर रही हैं, लेकिन हमारे रूल्स क्या कहते हैं, MSME के जो गाइडलाइंस हैं RBI की, वो क्या कहती हैं? तीनों को एग्रीगेट करिए फिर क्लासिफाई करिए। तो इसका क्लासिफिकेशन माइक्रो में ना होकर के इंटरप्राइज चला जाएगा स्मॉल कैटेगरी में। ऐसे ही हम स्मॉल को मीडियम में ले जा सकते हैं अगर उनका टोटल 2-3 यूनिट जो है इकट्ठी एक ही पेन पर रजिस्टर्ड हैं, तब आपको एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट देखना होगा और एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखना होगा सभी यूनिट्स का जो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं, तब क्लासिफिकेशन आप डिसाइड करेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। ये जो आपके कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कैसे हम करते हैं, यानी बड़ा क्लियर कर रखा है गवर्नमेंट ने, इसको लिंक कर दिया है आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। और उद्यम रजिस्ट्रेशन में जब वो डेटा कैप्चर करते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये आपकी प्रीवियस ईयर की मार्च की जो इन्वेस्टमेंट की फिगर्स हैं उनको कैप्चर कर लेता है। लेकिन वैल्यू कौन सी हमने लेनी है इसमें? डेप्रीशिएटेड वैल्यू। कौन से मेथड से डेप्रीशिएट की गई हो? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रीशिएट की गई हो, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही इसका इन्वेस्टमेंट की लिमिट डिसाइड होगी। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आता है वहाँ से ये डेटा कैप्चर कर लेते हैं और उसी हिसाब से इसका इन्वेस्टमेंट कितना है वो डिसाइड हो जाता है। अब कुछ ऐसी यूनिट्स भी हो सकती हैं जिन्होंने अभी तक ITR फाइल ही ना किया हो, उसके लिए मेरी ये स्लाइड एक्सप्लेन करती है आपको। तब सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर उसको माना जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका नेक्स्ट ईयर 31 मार्च आएगा, यूनिट RTR फाइल करेगी, तो फिर ये पुराने सिस्टम से WDB वैल्यू इसकी एज पर इनकम टैक्स एक्ट ले ली जाएगी। और अगर नई मशीनरी या सेकेंड हैंड जब भी परचेज की गई है,
आइदर फर्स्ट हैंड परचेज की गई हो और सेकेंड हैंड परचेज की गई हो, उसमें से जीएसटी को एक्सक्लूड कर देना है। कुछ एक्सक्लूजन्स और भी हैं जो इससे अगली स्लाइड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। क्या और एक्सक्लूजन है? पहले तो ये है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको भी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। इनकम टैक्स रूल्स 1962, इसमें आपको डिफाइन किया हुआ है कि आपको किस आइटम को प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, और कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड करने हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 1 2 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ MSMED यानी MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, तो वो भी हम कैलकुलेशन में एक्सक्लूड कर देंगे उन आइटम्स को, और तब जाकर के प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर में क्या एक्सक्लूड करना है बहुत स्पेसिफिक है और इजी टू अंडरस्टैंड है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। All exports of goods and services will be excluded, not included in your annual turnover. इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? ये इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट्स फॉर एन एंटरप्राइज शेल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट CGST एक्ट, जो अभी बना है 2017 से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, तो वहाँ से ये एक्ट CGST एक्ट बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। वहाँ से और जो हमारा ये आता है दी टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइज विच डू नॉट हैव द पैन विल बी कंसिडर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। किसी पर पैन ही नहीं है तो उससे सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर इजी है और हम लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। कब तक? अप टू 31 मार्च 2021, यहाँ तक ये प्रावधान लागू था। ये डेट ओवर हो चुकी है। आज की डेट में पेन, ये जो है PAN परमानेंट अकाउंट नंबर एंड GSTIN शैल बी मैंडेटरी। अब इसमें कोई छूट नहीं है, तो आपको हर हालत में पैन ऑब्टेन करना है, GSTIN नंबर ऑब्टेन करना है, बिकॉज इट इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरप्राइज इन केस ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो इसमें हम फाइनेंशियल ईयर को एक कट ऑफ लेकर के चलते हैं। चाहे आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है, अपवर्ड क्लासिफिकेशन जा रहा है, या लोअर हो गई है लिमिट आपकी तो डाउनवर्ड माइग्रेशन हो रहा है, तो आपको कब करना है इसको करना होगा स्टेटस इज चेंज दी ना, इट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द चेंज स्टेटस only with effect from 1st of April of the financial year following the year in which such change has taken place। जिस ईयर में ये चेंज हुआ उसका जो अगले साल का 1 अप्रैल आएगा वहाँ से ये चेंज उसको बेनिफिट मिल जाएगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा। और अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरप्राइज और ग्रीवेंस रिड्रेसल एटसेट्रा are mentioned in the Gazette notification of the government as on June 26, 2022। अगर आप इसको भी रेफर करना चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज तो आप इस नोटिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रेजेंटेशन में, क्या? फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ MSMEs। MSME यूनिट्स का, क्योंकि इकोनॉमी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एक्सपोर्ट्स में। हमारा वेरी मेजर और बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अराउंड 50%। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं
जो इस सेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी बनाते हैं। इस कारण से इसको एकदम से एनपीए किया और यूनिट को बंद कर दिया, ऐसा ना गवर्नमेंट चाहती है ना आरबीआई चाहता है। इसलिए इनके लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया उन्होंने, फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन। यानी जब किसी भी एमएसएमई यूनिट्स के अकाउंट्स में एनपीए होने की स्थिति बनती है, अकाउंट में स्ट्रेसेस आ जाते हैं, उनको अपने ऑपरेशंस करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो यूनिट बंद नहीं करनी है बैंकों को। उनके लिए 3 ऑप्शन है। एक कमेटी फ्रेम होती है अंडर दिस फ्रेमवर्क, उसको कहते हैं एफआरआर कमेटी। और एफआरआर के माने क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन। ये एफआरआर यहीं से लिया गया है। उस कमेटी में भी मैं कई बैंकों की कमेटीज़ में एज इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट फॉर एमएसएमई एफआरआर कमेटी के लिए मैं जाता हूँ। तो इसमें है कि हम लोग एक करेक्टिव एक्शन प्लान लेते हैं। पहले उस यूनिट के एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट जब वो स्ट्रेस फील कर रही होती है तो उससे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, उनको कमेटी एग्जामिन करती है और कमेटी को सीएपी करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए डिसाइड करना होता है। इसमें हमारे सामने यानी कमेटी के सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। आप उसमें रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। कोई माइनर सी इरेगुलरिटी है, थोड़ा अमाउंट ओवरड्यू हो गया है, आप उसको जमा करा दीजिए, रेक्टिफिकेशन हो गया, अकाउंट आपका ऐसे में कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो जब इसमें स्ट्रेसेस आते हैं, किसी भी अकाउंट में इरेगुलरिटीज आती हैं, तो ऐसे में कैटेगरी में जाता है, ऐसे में 0, ऐसे में 1, ऐसे में 2, उसके बाद एनपीए में जाता है। तो ऐसे में कैटेगरी से ही बाहर कर देगा रेक्टिफिकेशन का एक्शन, इफ इट इज़ पॉसिबल। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन द कमेटी हैज़ टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज फॉर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में इनको कुछ और एडिशनल फंड्स की ज़रूरत हो सकती है, इनको कुछ कहीं कहीं पर हमें रिलैक्सेशंस देने की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर वो कमेटी ये फील करती है कि अगर इसको थोड़े और फंड्स उपलब्ध करा के, थोड़े से कहीं रिलैक्सेशंस दे करके आपको जो इंटरेस्ट एक्रू हो गया है उसको एफआईटीएल यानी फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कन्वर्ट करके कुछ रिलीफ दिया जा सकता है, तो उसका रिहेबिलिटेशन करने का प्रयास किया जाता है। इन केस कमेटी ये फील करती है कि ना इसमें रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है ना इसका रिहेबिलिटेशन पॉसिबल है, तब हम रिकवरी की ऑप्शन में जाते हैं। पहला था रेक्टिफिकेशन, ये 3 आर हैं, 3 आर्स, रेक्टिफिकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। रिकवरी के माने हैं भाई अब तो हम आपका सरफेसी एक्ट से या अदर जो भी हमारे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको इन्वोक करके अपने अमाउंट की रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं हुआ, रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं हुआ, तो बैंक फिर रिकवरी में ही जाता है। और ये जो फ्रेमवर्क है ये हमारे पुरानी गाइडलाइंस थी फॉर सिक माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, उसको ये सुपरसीड कर देता है। और इसमें एमएसएमई यूनिट्स के लिए एक सीलिंग है कि उनकी जो लिमिट्स हैं, हैविंग लोन लिमिट्स अप टू ₹25 करोड़ ओनली, अगर इसको क्रॉस करती हैं तो भी ये फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन लागू नहीं होता है। यही उनकी मैक्सिमम लिमिट है। इसको 2 भागे बांटा गया है वैसे। अगर 10 लाख तक का एक्सपोजर है तो ब्रांच के लेवल पर ही इसका ये कोई भी एक्शन हो सकता है। अगर 10 लाख से ऊपर और 25 करोड़ तक होता है तो ये कमेटी के सामने ऐसे अकाउंट्स पुटअप किए जाते हैं और फिर ये एफआरआर कमेटी उन पर डिसीजंस लेती है। अब इस फ्रेमवर्क के सैलिएंट फीचर्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में साथ साथ ये एक्सप्लेन कर दिए। वहाँ स्ट्रेस होगा, एसएमए कैटेगरी में जाएगा, फिर बोरोवर भी अपने आप इसको एमएसएमई कमेटी के सामने रिक्वेस्ट कर सकता है पुटअप करने के लिए। ये बोरोवर को भी अधिकार है कि वो इसे चाहे तो कमेटी में ले जाए और कमेटी आपकी करेक्टिव एक्शन प्लान जो है वो डिसाइड करेगी। और करेक्टिव एक्शन प्लान में वो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई दी हैं,
और ये सब टाइम बाउंड डिसीजंस कमेटी को लेने होते हैं। अब कैसे इनके एमएसएमई को मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंकर्स को अवेल कराने के लिए क्या क्या इन्होंने और गाइडलाइंस दे रखी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, इसलिए इसको मैक्सिमम क्रेडिट इनफ्लो हैसल फ्री ऑन इजी टर्म्स, बहुत डिफिकल्ट टर्म्स पर नहीं, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा है कि आप अपनी कुछ ब्रांचेस को स्पेशलाइज्ड एमएसएमई फाइनेंसिंग ब्रांच बना दीजिए। कौन सी ब्रांचेस? जो जनरल बैंकिंग की ब्रांचेस हैं लेकिन उनके टोटल एडवांसेस का 60% एक्सपोजर एमएसएमई कैटेगरी को है, तो उस ब्रांच को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा एज स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांच। और फिर दूसरा प्रयास एम्पावर्ड कमेटी। आरबीआई के जहाँ जहाँ पर रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ वो रीजनल ऑफिस रीजनल डायरेक्टर हेड करता है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दैट रीजनल डायरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हर जगह ये एम्पावर्ड कमेटी बनाई। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया है। और इसमें क्या है कि आपका वो चेयरमैन हो गए, रीजनल डायरेक्टर ऑफ आरबीआई कमेटी के चेयरमैन, और फिर इसमें जो मेंबर्स होते हैं, एसएलबीसी का जो कन्वीनर होता है मेंबर बन गया। ऐसे दो मेजर बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आ गए जिनका बहुत अच्छा एक्सपोजर एमएसएमई सेक्टर में उस ज्योग्राफिकल एरिया में है। फिर इसमें आ जाते हैं हमारे सिडबी के रिप्रेजेंटेटिव, फिर इसमें आ जाते हैं हमारा एमएसएमई का डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एट द स्टेट लेवल, फिर इसमें आ जाते हैं और भी जो वहाँ पर कोई एसएफसीज हैं यानी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस के यानी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव भी हो गए, सिडबी का रिप्रेजेंटेटिव भी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन भी हो गए। तो ये सब मिलके जो कमेटी बनती है वो एम्पावर्ड कमेटी है और उसको ये देखना होता है कि हमारे एमएसएमई के क्रेडिट फ्लो और उनकी समस्याएं कुछ हैं, तो इसके लिए ये यहाँ पर काम करती है और इसकी मॉनिटरिंग करती रहती है। ग्रोथ हो रही है, टारगेट जो मैंने वेरी फर्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस किए थे वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सारा ये कमेटी मॉनिटरिंग करती है। और हमारा बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स यानी बीसीएसबीआई बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसने भी एक कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल, इसमें मीडियम शामिल नहीं है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस बनाया हुआ है। और उसमें इन्होंने उस कोड ऑफ कमिटमेंट के हिसाब से बैंकों को गाइडलाइंस दे रखी हैं कि किसी भी एमएसएमई यूनिट को ना तो डिले हो, ना उसके लिए कोई हर्डल्स क्रिएट किए जाएं, इजी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल मैनर में इनको क्रेडिट उपलब्ध हो जाना चाहिए। ये हमारा है बैंक्स कमिटमेंट, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब एक बहुत बड़ी समस्या आती है इनके सामने, और वो समस्या क्या है? इनको डिलेड पेमेंट मिलता है। किससे? बायर से। माल सप्लाई हो गया, पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म्स नहीं आ रहा, तो इसका समाधान निकाला गया है दो तरीके से। सबसे पहला पॉइंट है TREDS, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करता है एक नया मैकेनिज्म आरबीआई ने, हमारे एनएसई और सिडबी ने इन्होंने मिलके क्रिएट किया है। और इसमें आपका क्या जो ये है RXIL, इट इज़ रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर वॉलेंटरीली सभी एमएसएमई यूनिट्स यानी बायर्स, सेलर्स और बैंक्स रजिस्टर करा लिए, अपने आप को रजिस्टर। और जब नंबर नहीं बढ़ा तो गवर्नमेंट ने कहा जिनका टर्नओवर 500 करोड़ एंड अबव है वो सारे सेंट्रल PSUs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनका जिनका टर्नओवर 500 करोड़ एंड मोर है वो मैंडेटरीली यहाँ रजिस्टर कराएंगे। तो वो सब रजिस्टर हो गए। तो ये सेलर्स रजिस्टर हो गया, बायर्स रजिस्टर हो गए, फाइनेंसर्स रजिस्टर हो गए। तो जैसे ही कोई एमएसएमई यूनिट किसी को अपना माल बेचती है, उसकी इनवॉइस रेज करती है, उस इनवॉइस को अपलोड कर देती है,
TREDS सिस्टम में। और जैसे ही इनवॉइस अपलोड होती है, इट इज़ विजिबल टू ऑल दी फाइनेंसर्स, यानी बैंकों के सामने ये नज़र आने लगती है। तो सिंगल इनवॉइस, मल्टीपल फाइनेंसर्स, तो बेस्ट पॉसिबल रेट सेलर को मिल जाता है डिस्काउंट होने के बाद, और तुरंत उसको पैसा मिल जाता है। ऑन ड्यू डेट, चूंकि ये सब बायर, सेलर और बैंक्स रजिस्टर्ड हैं RXIL में, तो ड्यू डेट पर RXIL के पास अथॉरिटी होती है किसकी? सेलर की, कि ऑन ड्यू डेट आप मेरा अकाउंट डेबिट करेंगे और ये पेमेंट आप फाइनेंसिंग बैंक को कर देंगे, क्योंकि पैसा तो फाइनेंसिंग बैंक दे चुका है सेलर को। तो हम यहाँ पर जो बायर था, बायर का अकाउंट RXIL डेबिट करता है, क्योंकि पेमेंट उसी ने करना था माल का, और फाइनेंसिंग बैंक का अकाउंट वो क्रेडिट कर देता है। तो एक बड़ा इजी और कंफर्टेबल सिस्टम है ये। अब इनको पेमेंट मिलना चाहिए किसको? सेलर्स हैं, MSME यूनिट्स, खरीदार हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल PSU और अदर PSUs। तो इनको एज पर एग्रीड टर्म्स पेमेंट कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, कोई टर्म एग्रीड नहीं है, तो नॉट एक्सीडिंग 45 डेज पेमेंट आ जाना चाहिए। पर कई बार ऐसे केस में भी पेमेंट नहीं आता है। फिर उसमें इंटरेस्ट का प्रोविजन, अगर 45 डेज में नहीं कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। कितने रेट पर? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बैंक फिक्स्ड बाई RBI, बैंक रेट है, बैंक रेट फिक्स्ड बाई RBI एट मंथली रेस्ट, यानी उसका 3 गुना लग जाए। किसका? बैंक रेट का 3 गुना एज फिक्स्ड बाई RBI। मंथली रेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो कोई नहीं देना चाहता, पेमेंट कर देता। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेलर एंड द बायर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल्स बने हुए हैं, और उनको ये मैटर रेफर किया जा सकता है। और इसमें कौन सी? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है, फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसको इन्वॉल्व करके इसका समाधान किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो MSME मिनिस्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर MSME समाधान योजना है, जो डिलेड पेमेंट को ही मॉनिटरिंग करती है। और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ अगर किसी को दिक्कत है तो उनको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। ये नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है आपकी, और आपकी बोरोवर्स जो आपकी MSME यूनिट्स है, उनकी आसानी के लिए 011-2306-3288 ये उनको नोट करा सकते हैं आप। और फर्स्ट स्लाइड में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का जिक्र आया था, उस पर उनको बता सकते हैं कि अपना भैया रजिस्ट्रेशन करा लो, वहाँ से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले आओ। कोई दिक्कत है तो ये आपके जो बाद के समाधान के लिए ये दिया हुआ है। और बहुत सारी कमेटीज़ बनी हैं MSMEs के लिए। जो लेटेस्ट कमेटी है उसका नाम था VK शर्मा कमेटी, लेटेस्ट कमेटी ऑन MSME। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी, यूज़फुल होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे बहुत से अपडेट्स और बहुत यूज़फुल जो JIB में, CIB में, आपके इंटरनल प्रमोशन में ये मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। आपने मुझे ध्यान से सुना है, मेरे वीडियो को अंत तक वॉच किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।